आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक सिंपल नेम बताता हूं आपको डेफिनेशन आने का। पोटेंशियल हो गया, यूनिट वी से क्या हो गया, वोल्ट, एपिटस क्या हो गया, वोल्ट मीटर, जोड़ेंगे कैसे, पैरेलल में। तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो ये कभी अपने आप से इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज से टकराते रहती है। टकराने के बाद इनका जो नेट मूवमेंट होता है, नेट ड्रिफ्ट होता है, वो कितना होता है, जीरो होता है। नेट मूवमेंट इनका जीरो होता है, इसलिए कोई करंट कंडक्ट नहीं होता है। अब क्या किया, इसी कंडक्टर देखिएगा, आर प्रोपोर्शनल एल था और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ए, इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा हमारा एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल था तो कांस्टेंट आएगा रो एल अपॉन ए, या रो यहां पे होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी विद ईच। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक चार्ज के बारे में जानेंगे। जब हम किसी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उसकी ये प्रॉपर्टी चार्ज कहलाती है। जनरली हम इसे क्यू वर्ड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी। टी टाइम में, आई इलेक्ट्रिक करंट है और Q होता है चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, जैसे दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले लें, हम दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले लें और दो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को हम आपस में एक दूसरे से रब करें तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी से लेस इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी की तरफ होते हैं। अब जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर होगा नेगेटिव चार्ज, उस पर होगा नेगेटिव चार्ज। चार्ज का यूनिट देखें, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर इनटू टाइम का होता है सेकंड। साइंटिस्ट के नाम पर इसको हमने यूनिट दे दिया कूलाम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1 कूलाम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड तक। तो जब किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा हो तो उस पर चार्ज होगा वो 1 कूलाम चार्ज कहलाएगा। अब हम जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे पहले हमने लिया एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में हम लेंगे कि जैसे कोई सरफेस हो या कोई भी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग बॉडी वाली है, यहाँ पे माइनस के Q1 चार्ज है और ये माइनस के Q2 चार्ज है, ये प्लस Q3 चार्ज है, प्लस के Q4 चार्ज है। तो टोटल चार्ज हम एडिशन के लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये होगा माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें हम जानेंगे कि चार्ज Q इक्वल्स टू एन ए, Q इक्वल्स टू एन ए, यानी जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वो E होता है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वो होता है E। अब किसी बॉडी ने, जैसे हमने यहां पे चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी को हम आपस में जब रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज E का जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें टोटल चार्ज प्राप्त हो जाता है, गेन हो जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बनाते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देखिए यहां पे मैं Q दिया हुआ है 1 कूलम, N फाइंड करना है और E हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो यहां से हमें निकालना है N, तो N हो गया हमारा Q अपॉन E, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, तो N हो गया आपका
तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। यानी जनरली हम इसे कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलाम चार्ज बनाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज इज नॉट स्मॉलेस्ट चार्ज। जो पढ़ा होगा हमने कि लाइक चार्जेज होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी धक्का मारते हैं, दूर फेंकते हैं। अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास बुलाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके पे, जैसे दो चार्जेज ले लिए हमने Q1 प्लस Q2, उनका समेशन है 0। अब इनमें हमें पता करना हो कि ये चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो Q1 इज इक्वल टू माइनस के Q2, इनके सिंबल हुए बच्चों अलग अलग हुए, एक प्लस एक माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हमने Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। अब ये चार्जेस क्या करेंगे, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 0 से बड़े होते हैं। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव का बात हम जानते हैं, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें या दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 से बड़ा आता है। तो यहां से ये चीज कंफर्म हुई कि Q1 Q2 बोथ हैव द सेम साइन। दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, और सेम होंगे मतलब लाइक चार्जेज हो जाएंगे, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, Q1 Q2 इज लेस देन 0। तो चार्जेज है जिनका प्रोडक्ट 0 से कम है, 0 से कम प्रोडक्ट कितना होता है, नेगेटिव होता है, 0 से कम होगा। और नेगेटिव कब आएगा, एक प्लस और एक माइनस, दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 से कम आता है। नेगेटिव जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से कम होते हैं। तो ये हुए अपोजिट साइन के चार्जेज। ये चार्ज कैसे हुए, अपोजिट साइन के चार्जेज हुए। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ is called इलेक्ट्रिक करंट। देखो सीधी बात लिखेंगे हम इसे, I इक्वल टू Q अपॉन T। एक सिंपल नियम बताता हूं मैं आपको डेफिनेशन बनाने का। जिन डेफिनेशन के डिनोमिनेटर में T होता है उन डेफिनेशन को बनाने के लिए रेट लिख करके बनाया जा सकता है। जैसे I इक्वल टू Q अपॉन T, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने लिखा, मान लीजिए कोई भी P इक्वल टू W अपॉन T, तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, T। तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेंगे, द रेट ऑफ W क्या होता है, वर्क डन कॉल्ड पावर। कोई भी फॉर्मूला हो अगर डिनोमिनेटर में T है तो उसकी डेफिनेशन को हम रेट लगा करके बना सकते हैं। इसका यूनिट बनाना हो जैसे हमें कूलाम पर सेकंड, साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट एम्पियर रख दिया हमने। एक चीज और देखते हैं कि ये करंट फ्लो का कॉज क्या है। जैसे कोई एक बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन की है मोर कंसंट्रेशन, ये हाईली कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स का है, और ये है लेस कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वहां से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कंस्टिट्यूएंट्स करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक एपरेटस का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं एमीटर। एमीटर इसकी रीडिंग को जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर के बारे में कुछ चीजें जान लीजिएगा। एमीटर को किसी भी सर्किट से हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, और एक और चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है। हमेशा हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब यहां पे हम देखेंगे 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा हो तो हमारा करंट होगा वो कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर। एक और चीज बताऊं मैं आपको,
जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था इससे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने सॉल्व किए थे 6.25 इंटू 10⁻18। यानी हम ये कहा सकते हैं इसमें कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर हम जनरली पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होते हैं 1 एम्पियर करंट में। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो के कुछ जनरल कॉज देखते हैं। तो करंट फ्लो के कॉज में हम पहला देखते हैं कि मेटल्स में करंट फ्लो होता है, वो किस वजह से होता है। मेटल्स में करंट फ्लो होता है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल में करंट फ्लो होता है। दूसरा हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट फ्लो होता है, वो होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। यानी पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयन को बोलते हैं हम एनायन। इनकी वजह से फ्लो होता है। गैस में करंट फ्लो होता है, वो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। गैस में करंट फ्लो होता है पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से गैस में करंट फ्लो होता है। करंट में एक चीज जानना, इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी। अब एक चीज होती है स्केलर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी होती है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम देखें, इधर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इधर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट्स में कैलकुलेट करें तो स्केलर क्वांटिटी कितना होना चाहिए था, 3 + 4 7 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसे वेक्टर कंसीडर करें, तो वेक्टर कंसीडर करें तो ये करंट हमारा होना चाहिए था, तो ये हमारा होना चाहिए था 5 एम्पियर। प्रैक्टिकली देखा गया तो ये करंट 7 एम्पियर पाया गया। यानी इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यह क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट को क्यों माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है। तो इसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको दो तरह के बताता हूं मैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है और रियल करंट की डायरेक्शन क्या होती है। कन्वेंशनल करंट और रियल करंट। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन ली जाती है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ली जाती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिवर्स। क्या डायरेक्शन ली जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज किधर डायरेक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये रिवर्स वर्ड है, इसे जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिवर्स होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा चार्ज रियल करंट है। रियल करंट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। रियल करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे खुद पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, किधर डायरेक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो रियल करंट की डायरेक्शन होती है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट चलते हैं हम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल।
पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस कंसेप्ट पे बात करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि लाइक चार्ज होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है, अनलाइक चार्ज होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मान लीजिएगा कि यहां पर कोई चार्ज P है और कोई चार्ज Q है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाऊंगा तो रिपल करेगा, एक धक्का मारेगा अगेंस्ट। अगर हमें इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचाना हो, या अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हो तो इस नेगेटिव चार्ज पे पहुंचाना हो, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। तो अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स हमें एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स। या दूसरे वर्ड में मैं कहूं कि मान लीजिएगा कि इधर P पे पॉजिटिव चार्ज है और जहां Q पे आप ले जाना चाह रहे हो वो है नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के चार्ज के पास ले जाऊंगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स वर्क किया गया था, तो इसको क्या करेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज है, देखो इधर ये Q था, इस पे सेम चार्ज थे दोनों पे, तो ये धक्का मार रहा था ऐसे कि भाई मेरे पास मत आ, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था। लेकिन अगर हमें इस P चार्ज को Q पर पहुंचाना था तो इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा था। ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास ले जा रहा है, तो ये जरा सा पास आया, ये इसे खींचने लगा, यानी भाई मेरे पास आ गया। तो यहां पे तो हमने अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स वर्क किया है और यहां पर हमने बाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क किया है, बाई अट्रैक्टिव फोर्स वर्क किया है। दोनों ही चीजों में एक चीज कंफर्म थी कि एक चार्ज को जब हम दूसरे चार्ज के पास ले जा रहे हैं तो हमें एक वर्क डन करना पड़ रहा है, और यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल कहलाता है, इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। अब हम यहां पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। इफ द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम from infinite to that point is 1 joule, then potential is called 1 वोल्ट। यानी हम 1 कूलम चार्ज को इसे उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करें तो पोटेंशियल होगा हमारा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर लर्निंग पर्पज से देखें तो पोटेंशियल में डेफिनेशन में था फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ये किसमें था, पोटेंशियल में था। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट की जगह पे फ्रॉम 1 पॉइंट या 1 टर्मिनल टू एनोदर पॉइंट, ये कह सकते हैं। तो डेफिनेशन सीधी बन जाएगी, आप बना सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर। किस एपिटस से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में एक इसको हमेशा जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल रखा जाता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे रखा जाता है। या ये कह सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर में जहां पर भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है। अब इसको देखो, एक ट्रिक करा देता हूं मैं आपको जिससे याद रहेगा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बारे में। ऐसे बाप बेकार होते हैं जो बच्चों को करंट लगाते हैं, इसको जनरल से ऐसे बाप बेकार होते हैं जो बच्चों को करंट लगाते हैं, जो बच्चों को करंट। एपिटस ए से क्या हो गया, एमीटर। यूनिट ए से क्या हो गया, एम्पियर। जोड़ेंगे कैसे, सीरीज में। वी पोटेंशियल हो गया, यूनिट वी से क्या हो गया, वोल्ट। एपिटस क्या हो गया, वोल्ट मीटर। जोड़ेंगे कैसे, पैरेलल में। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं।
मान लीजिएगा कि मैंने ये कोई कंडक्टर लिया और इसके एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम समझ गए कि यहां पे कौन सा होगा, हाई पोटेंशियल होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल से है तो हम समझ गए कि यहां पे होगा लो पोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी हम कह सकते हैं लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस चीज को भी हम जो है ध्यान रखेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्यों लगता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब जानेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of current by the conductor। कंडक्टर करंट की फ्लो में कितना ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो रुकावट आती है करंट के फ्लो के रास्ते में कंडक्टर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए क्या रीजन होता है, ये कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, पॉजिटिव चार्ज से भी अट्रैक्ट होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी जगह फिक्स रहता है, उसका कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो ये कभी अपने अपने आप से इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज से टकराती रहती है। टकराने के बाद इनका जो नेट मूवमेंट होता है, नेट ड्रिफ्ट होता है, वो कितना होता है, जीरो होता है। नेट मूवमेंट इनका जीरो होता है, इसलिए कोई करंट कंडक्ट नहीं होता है। अब क्या किया, इसी कंडक्टर को मैंने एक सेल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, और ये दे दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल। कंडक्टर को जैसे ही मैंने सेल से जोड़ा तब क्या हुआ, इधर देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पे कौन सा पोटेंशियल हो गया, हायर पोटेंशियल। इसे जोड़ा मैंने नेगेटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल से कौन सा हो गया यहाँ पे, लो पोटेंशियल। अब देखो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, अब इसके बीच में जनरेट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट हुआ था, नहीं जनरेट हुआ था तो इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो कितना रहा, जीरो। अब यहां पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जनरेट होगा क्योंकि मैंने इसे शेल से जोड़ दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो होना शुरू कर दिया नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज है, किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ने जो है फ्लो होना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो ये अभी भी अपने आप से कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव से भी कोलाइड करेंगे, यानी ये अभी भी एक दूसरे से क्या करते रहेंगे, कोलाइड। जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, पॉजिटिव से कोलाइड करते हैं, तो इनकी जो नेट स्पीड, नेट ड्रिफ्ट होती है वो कितनी हो जाती है, स्लो डाउन होता है। स्लो होने के बावजूद भी, क्योंकि इन्हें पहुंचना कहां पर है, पॉजिटिव टर्मिनल पर है, तो ये लगातार मूवमेंट करते जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव से कोलाइड कर रहे हैं, यही रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रास्ते में एक रुकावट बना हुआ है। लेकिन इनका पहुंचना यहां पे होता है तो नेट इनकी ड्रिफ्टिंग होती है, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट में इनमें बनी रहती है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रेगुलर इनकी तरफ चलते रहते हैं। इनकी स्पीड स्लो डाउन जरूर हो जाती है, लेकिन इनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगातार जारी रहता है, ये चलते रहते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। प्लेस collision of the electrons slow down the net drift speed of the electrons। नेट ड्रिफ्ट को क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। लेकिन क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं सीधे पे, तो वो क्या जनरेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देते हैं। एक बार फिर से देखिएगा दोनों में रीजन क्या रहा था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों जनरेट हो पाया था,
क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल सेम था। पोटेंशियल सेम था तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा फट हो गया कि नेट फ्री इलेक्ट्रॉन से उनका मूवमेंट नहीं हो पाया, नेट ड्रिफ्ट इनका कितना रहा, 0। जब हमने इसे एक बैटरी से जोड़ा तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल बन गया था और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया था। जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो इनमें भी अभी भी कॉलिजन हुआ था, लेकिन ये लगातार ड्रिफ्ट करते रहे और इनकी स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड थी वो स्लो डाउन जरूर हुई थी, लेकिन इनका लगातार मूवमेंट चलता रहता क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट हुए थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने लॉ दिया था, वो ओम्स लॉ था। क्या था ओम्स लॉ? इफ देयर इज नो फिजिकल चेंजेज takes place in a conductor, then electric current flowing through conductor is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस है, ऐसा नहीं हो कि हर जगह पे V प्रोपोर्शनल I, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हो। कब होगा जी? कोई फिजिकल चेंज, लेंथ, एरियापन, टेम्परेचर, इन सब में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल्स टू हो जाता है हमारा IR। R अभी पढ़ चुके थे हम, वही था रेजिस्टेंस। R क्या था? रेजिस्टेंस। R इक्वल्स टू V अपॉन I। कई बार हम पढ़ लेते थे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। डेफिनेशन में कभी भी रेजिस्टेंस में ये चीज नहीं लिखनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस की न्यूमेरिक वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वही थी जो लास्ट कराई थी अभी जस्ट, वो था। यूनिट क्या होगा इसका? वोल्ट पर एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पे इसे नाम दिया ओम। इसका सिंबल ओम का हमने जो है ग्रीक वर्ड है उससे ओम सिंबल से लिखा है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगेन हमें अगर डेफिनेशन बनानी हो, 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर when potential difference of 1 voltage applied across the end of the conductor, then resistance is 1 ohm। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये तुम्हें पता ही है कि जब पोटेंशियल सेम होगा तो कोई करंट विड्रॉ नहीं होगा। करंट विड्रॉ करने के लिए टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो, करंट कितना फ्लो रहा हो? 1 एम्पियर का, तो कितना ओम होगा? 1 ओम होगा। यानी जनरली हम इसे ये भी कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ 1 वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। कई बार बड़े यूनिट आ जाते हैं, जैसे इसमें देखिए किलोवाट आ गया, 1 किलो ओम आ गया। किलो ओम में 10 टू द पावर 3 ओम हो गया। मेगा ओम हो गया 10 टू द पावर 6 ओम हो गया। यूनिट कन्वर्जेशन पढ़े होंगे तो आपको आ रहे होंगे ये यूनिट कन्वर्जेशन। अब हम इसमें जो है ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम पढ़ेंगे। देखिएगा इस तरीके से मैंने एक बैटरी लिया है, बैटरी के सेल लिया है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है। जैसा हम पढ़ चुके थे कि सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा, इसके नेगेटिव टर्मिनल को और वोल्ट मीटर से जोड़ा, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर के नेगेटिव को शो ऑन करते हुए की से जोड़ दिया है, और वोल्ट मीटर के 2 एंड से मैंने एक रेजिस्टेंस माना हुआ है। ये सिंबल
रेजिस्टेंस का होता है, पता है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। तो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए जिगजैग करते हैं, ऑब्स्टेकल्स आता है उनके रास्ते में, इसलिए जो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। ये रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट का सिंबल जनरली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये रियोस्टेट होता है, इसे करंट के अमाउंट को जो है कंट्रोल करता है। तो देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से पूरा पहले जितने भी एप्लीकेशन को लगा लिया, एक टेबल बना लेते हैं, सीरियल नंबर लिया यहां से, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यहां पे आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। सबसे पहले सर्किट को क्लोज कर लेंगे। ओपन सर्किट में कोई करंट विड्रॉ नहीं होता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। क्लोज सर्किट में करंट आएगा। तो सबसे पहले हमने सर्किट को क्लोज किया। सर्किट को क्लोज किया तो यहां पे रियोस्टेट को इस तरीके से एडजस्ट किया टू गेट द मिनिमम रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसके बाद हमने सीरियल नंबर बन रखा। तो मैंने कुछ यहां पे रीडिंग पढ़ी मैंने एमीटर की। मान लीजिएगा कि ये रीडिंग आपकी जो है 3 मिली एम्पियर थी और इसकी रीडिंग पढ़ी मैंने, और ये मान लीजिएगा कि 6 मिली वोल्ट है जो भी रीडिंग आएगी। अब यह 6/3 ये हो गया आपका 2 ओम रेजिस्टेंस को लेंगे हम, ठीक है, मिली ओम में या जैसे भी यूनिट लें। इसके बाद नेक्स्ट लिया, ये रीडिंग 6 थी, एक एज एन एवरेज ले लेंगे, ये 12 है, ये अगेन से कितना आ गया 2। नेक्स्ट लिया हमने, ये करंट क्या करते हैं, हम रियोस्टेट को इस तरीके से मूवमेंट कराएंगे तो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की वैल्यू है वो, रीडिंग है वो चेंज होती रहती है, उसको हम लिखेंगे फिर से। नेक्स्ट लिया हमने जो है वो 9 आ गया और ये 18 आ गया और ये आ गया 2। अब देखिएगा हमने क्या किया, जनरली अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो एवरेज निकाल लेते हैं वैल्यू। हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, 3 6 6 12 9 18। ये ग्राफ लिया मैंने और मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में, आई और बी में। पहला कोऑर्डिनेट मैंने 3 6 ले लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने 6 12 ले लिया और तीसरा कोऑर्डिनेट मैंने 9 और 18 ले लिया। जब मैंने इसको मिलाया, याद रखें इसे हमेशा ऑरिजिन से मिलाते हैं, तो ऑरिजिन से मिलाते हुए तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई मुझे, यानी ओम्स लॉ का ग्राफ है वो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल, ये जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें ओमिक सर्किट कहते हैं, जैसे मेटल, इलेक्ट्रोलाइट और नेक्स्ट है अनओहमिक सर्किट। इसे देखते हैं क्या होता है, ये अनओहमिक सर्किट। जो सर्किट ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो अनओहमिक सर्किट कहलाते हैं। इसमें अनओहमिक सर्किट में आप कुछ एग्जांपल देखें, जैसे एलईडी है, सोलर सेल है, जंक्शन डायोड है, ये सब जो है आपके अनओहमिक सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पे जो है इफेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस और कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं। पहला हमने लिया लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर किस तरीके से जो है इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर दो तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। एक तो मान लीजिएगा कि जो कोई कंडक्टर है और इसमें मैंने और जोड़ दिया, इस तरीके से बढ़ गया। दूसरा, यानी मैंने इसमें प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, जोड़ दिया घटा दिया। दूसरा कंडक्टर यही है, मैंने इस पर फोर्स लगा करके इसे स्ट्रेच कर दिया, इसी को स्ट्रेच कर दिया। तो अगर ये मैंने डबल कर दिया, अगर मैंने लेंथ यहाँ पे एल थी पहले कितनी कर दी, 2L कर दी, तो ये रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेच करके अगर मैंने लेंथ को 2L किया है तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4R, 4 टाइम्स, स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। जैसे ये 3 टाइम्स कर दिया, ये 3L कर दिया, ये 3L कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस कितना रहा 3R, लेकिन ये कितना हो जाएगा 9R हो जाएगा। इतना अंतर रहता है स्ट्रेच का। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एक चीज होती है, जैसे कोई कंडक्टर है, इस तरीके से जो कंडक्टर है
इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, इस कंडक्टर अंदर आपको जो पढ़ा था हमने, पूरे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ड्रिफ्ट करते हुए चलते हैं। इन कंडक्टर्स को अगर स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, अगर इन कंडक्टर को एरिया ज्यादा मिल जाएगा, तो इनके कॉलिजन कम हो जाएंगे और ये थोड़ा सा इजीली ड्रिफ्ट कर सकेंगे। यानी ये कंफर्म हुआ कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस कैसा अफर्ट होगा, कम अफर्ट होगा। तो एरिया ऑफ कंडक्टर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमारा कम अफर्ट बढ़ता है। तीसरा डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर। जनरली सब जानते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पे, जैसे सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो इन पर जो है कम होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, उनके रेजिस्टेंस कम होता है और बाकी के लिए ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक फैक्टर और जान लेते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, जनरली हमने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, RT इक्वल टू R0 1 प्लस के 0.61, सॉरी 1 प्लस के RT इक्वल टू R0 1 प्लस के अल्फा टी। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, लेकिन ये अलग वेरिएशन है, ध्यान रखो। मेटल का टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। नॉन मेटल्स पे तो इफेक्ट पड़ता नहीं, इंसुलेटर्स होते हैं उन पर तो इफेक्ट पड़ता नहीं है। कंडक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है। कंडक्टर्स पे क्या था, मेटल्स कह लें, कंडक्टर्स कह लें, ये क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इनका बढ़ेगा, दोनों सेम में जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जनरली आप सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन जानते होंगे। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर है, लेकिन अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर वो कौन बन जाते हैं, कंडक्टर। तो अगर इनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं सेमीकंडक्टर का, तो इनका रेजिस्टेंस कब होगा, यानी इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। इस तरीके से टेम्परेचर पर ये वेरिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, कॉलिजन ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कॉलिजन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा एफर्ट होगा, इसलिए जो मेटल है और कंडक्टर्स है उनमें टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। देखिएगा, R प्रोपोर्शनल L था और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल था A। इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा हमारा L अपॉन A। प्रोपोर्शनल उठाओगे तो कांस्टेंट आएगा रो L अपॉन A, या रो यहां पे होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। अब डिफाइन बनाना होगा हमें, तो मान लो L मैंने ले लिया 1 मीटर, A ले लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, तो रो किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के। यानी क्या हुआ, अगर किसी रेजिस्टेंस जो जिसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उसमें जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ, यूनिट लेंथ कह लो या 1 मीटर लेंथ कह लो, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी ऐसा रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे कंडक्टर में जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट और देख लेते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या यूनिट बनेगा, यूनिट देख लेते हैं। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। रो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर, कट गया ये, तो इसका यूनिट हो गया हमारा ओम इंटू मीटर। यानी जनरली ओम मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। नेक्स्ट और जान लो, चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर अ वायर, ठीक है। चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर अ वायर जानते हैं, मतलब आप किस वायर को किस तरीके से आप चॉइस करेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि आपको एक स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाना हो, स्टैंडर्ड रजिस्टर, अगर आपको एक स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाना है तो आपको किस तरह का जो है वायर है वो यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे होने चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होंगे। इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ऐसा वायर आप प्रयोग करेंगे कि रेजिस्टेंस होगा वो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो तो इसकी वजह से वो अनइफेक्टेड रहे, कोई इफेक्ट इसमें नहीं आए। ऐसा वायर प्रयोग करेंगे आप। इसको अगर बनाना हो तो ऐसा वायर चाहिए आपको जो हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करे और टेम्परेचर में चेंज होने पर उसमें कोई चेंज जो है नहीं आना चाहिए रेजिस्टेंस में। जैसे मैंगनीन कॉन्स्टेंटन, तो जैसे मैंगनीन है और कॉन्स्टेंटन है, ये ले लिए आप। अगर इनमें हाई रेजिस्टेंस होगा और अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज आएगा भी, वेरिएशन आएगा भी, तो इनके रेजिस्टेंस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन से वायर यूज करेंगे आप? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, पावर ट्रांसमिशन, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिशन करने के लिए जो वायर होते हैं, है ना, और घरों में काम आने वाले वायर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये वो वायर होती है जिनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या होता है कि जो है ऐसे वायर चाहिए जिससे लॉस ऑफ एनर्जी कम से कम हो, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी कम से कम, रेजिस्टेंस कम से कम हो। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, ये वायर हमेशा थिक बनाई जाती है, ये वायर हमेशा थिक बनाया जाए, थिन वायर नहीं करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हो, प्रैक्टिकली देखा हो लैब में, तो जिन वायर से आप प्रैक्टिकली करते हो वो बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, लेकिन अपने घरों में देखा होगा या ट्रांसफॉर्म वगैरह पे देखा होगा, वहां पे जो वायर्स होते हैं वो काफी थिक वायर होते हैं। क्यों? हमें वहां पर हीट लॉस कम से कम चाहिए, एनर्जी वेस्टेज कम से कम चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि फ्यूज वायर और हीटिंग एलिमेंट होता है, फ्यूज वायर और हीटिंग एलिमेंट, इसमें आप किस तरह का कंडक्टर में वायर है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर्स। एक साइंटिस्ट हुए थे, डच साइंटिस्ट एच के ऑन्स, उन्होंने क्या किया था, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी को, इतने टेम्परेचर तक जो है मरकरी को उन्होंने कूल किया था, ठंडा किया था, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया था कि जो इस टेम्परेचर पर मरकरी का जो रेजिस्टेंस था वो अप्रोक्सीमेट 0 ओम के बराबर था। अब रेजिस्टेंस 0 हो गया तो कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। रेजिस्टेंस 0 हो गया तो जो है बहुत ज्यादा जो है कंडक्टिविटी इसकी, है ना। तो इस टेम्परेचर को हमें जो है क्रिटिकल टेम्परेचर कहा गया था, क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ गए होंगे। ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाए उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और ऐसे कंडक्टर को कहते हैं हम सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की, द कंडक्टर that offers zero resistance to the flow of electric current at very low temperature। क्या कहते हैं इस टेम्परेचर को? क्रिटिकल टेम्परेचर। एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, सॉरी सुपर कंडक्टर। यानी ऐसे कंडक्टर जो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करें, 0 रेजिस्टेंस ऑफर करें, किसमें? इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा हो तो उसमें 0 रेजिस्टेंस करें। ये कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर आपका वेरी लो हो। वेरी लो टेम्परेचर पर जिस कंडक्टर का 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो कंडक्टर आपके सुपर कंडक्टर कहलाएंगे। ये प्रॉपर्टी उनकी सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है, और ये जिस टेम्परेचर पर ये होता है उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। थैंक यू।